किसी की आंखों में पानी है तो किसी की आंखों में हैवानी, किसी की आंखों में हैरानी है तो किसी की आंखों में बेईमानी। सच है, आंखें कह देती है सबकी कहानी। उपन्यास के इस भाग में यही बात है समझानी। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। चोर चोर माँ से रे भाई। आप सोचते होंगे मैंने ये कहावत क्यों सुनाई। यही तो हुआ है पिछले भाग में, जब दो चोर आए हैं एक ही जगह और वो भी एक ही चीज चुराने। मगर क्या, ये तो आप ही पता लगाइए। और भाग 111 सुनने अपने दोस्त कोमल अग्रवाल के साथ आइए। एक बच्चे के रोने की तेज आवाज संगीत को चीरती कमरे में चली आई थी। निक, कहते हुए मार्था ने रवि को साइड धकेला और बेड से उतरी। आनन फानन में अपनी जैकेट पहनकर वह कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। मैडम, मैं तो आप ही को बुलाने आ रही थी। शौरी ने उसे कमरे के बाहर ही धर लिया, मगर मार्था उसे धकेलती हुई तीर की तरह उस कमरे में जा घुसी जहां उसका 3 साल का बेटा निक सोया हुआ था। शौरी उसके पीछे पीछे आई। निक बाबा को शायद फीवर हो गया है, स्ट्रॉन्ग कफ एंड कोल्ड भी है। रवि भी तब तक दोनों के पीछे चलता हुआ आ पहुंचा था और सारा माजरा समझ गया था। माय गॉड, बेबी को एस्थमेटिक अटैक आया है। मार्था ने जैसे ही देखा कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो कुछ खोजने लगी। पंप कहाँ है इसका? शौरी जल्दी से ऑक्सीजन पंप ले आई और मार्था ने उसका एक पाइप निक की नाक से लगाया और उसकी छाती से हिलाने लगी। शौरी, रूम टेम्परेचर हाई करो, उसने आदेश दिया। थोड़ी ही देर में निक का सिसकना बंद हो गया था और वह अपनी माँ की गोद से लिपटकर सो गया। You took him for swimming? मार्था ने शौरी को घूरते हुए पूछा। वो मैडम, निक बाबा बहुत रो रहा था तो हम जल्दी वापस आ गए थे। शौरी ने सफाई दी। I warn you, silly girl. Next time you are not going to take my child anywhere without my permission. मार्था बोली तो शौरी ने सिर झुका लिया। Now go. मैं यहाँ सो जाऊंगी निक के पास। मार्था बोली तो शौरी ने एक नज़र रवि को देखा, फिर मुस्कुराई और उसके बाद कमरे से बाहर हो गई। रवि ने भी शौरी की इस व्यंग्य भरी मुस्कान को देख लिया और वह झलाया। सॉरी फॉर टुनाइट। मार्था ने उसके कहने का इंतज़ार किए बिना ही कहा, तुम जाकर सो जाओ, गुड नाइट। इस तरह रंग में भंग पड़ने से रवि पहले ही तिल मिलाया हुआ था और अब मार्था की इस भिक्षा ने उसके क्रोध को और भी भड़का दिया था। वह पलटा और बिना एक शब्द कहे लिफ्ट की तरफ बढ़ा, पर कुछ सोच उसके कदम रुक गए। अगर अभी नीचे गया तो रॉकी और जैकी 10 सवाल करेंगे। कहाँ फंसा दिया इस सुअर के बच्चे ने। निक को कोसता हुआ वह बेडरूम में आया और बिना दरवाज़ा बंद किए पलंग पर ही पसर गया। पूरे दिन की घटना उसकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह चलने लगी। मैनेजर बनने का ख्वाब और उसके बाद मिलने वाली शोहरत ने उसे कुछ सुकून दिया। फिर उसे मार्था की बात याद आई जब उसने कहा था कि वह सबसे खूबसूरत है। नो मार्था, नो, तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत चेहरा देखा है रवि ने, वो भी यही मसूरी में। अप्सरा, वह नींद की खुमारी में बुदबुदाया। निक के कमरे से निकलकर शौरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। एक एक कदम बढ़ाती वह निचले फ्लोर के पिछले दरवाजे की तरफ जा पहुंची और वहीं से उसने किसी को फ़ोन लगाया। एक रिंग जाते ही उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन को वापस अपने कपड़ों में छिपाकर वह दरवाज़ा खोलकर एक सुनसान जगह आकर खड़ी हो गई और किसी का रास्ता दिखने लगी।
रात के सन्नाटे में जूतों की खटखट की आवाज हुई तो वह सतर्क हुई। कोई उसकी तरफ चला आ रहा था। काम हो गया? आने वाले व्यक्ति ने पूछा। यस, हो गया, पर जरा देर से हुआ, शौरी ने जवाब दिया। बच्चे पर तो कोई आंच नहीं आया ना? आदमी ने पूछा। नो, ही इज ऑल राइट, मैंने उसे जल्दी स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया था, शौरी बोली। ऑल राइट, ये लो तुम्हारा इनाम। आदमी ने अपनी जेब से निकालकर शौरी को कुछ दिया तो वह उसे देखने लगी। इसकी बहुत ज़रूरत थी, वह बोली और दबे पांव वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद आदमी ने अपने कोट की दोनों जेबों में हाथ डाला और विजय मुस्कान बिखेरते हुए बड़बड़ाया। असल गेम इसको बोलते हैं स्वीटी। भाई वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग को, तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर तुम सही समय पर नहीं आते और फाइल सही जगह नहीं पहुंचाते तो आज मैं सूरज बाबू की नज़रों में गिर गया होता, स्टाफ के सामने शर्मिंदा होता और मैनेजर की कुर्सी भी हाथ से निकल जाती। सो अलग। प्रभात और फ्रांसिस एक साथ थे और रात वाली घटना के विषय में बात कर रहे थे। देखा, हम तुमको बोला था ना कि इन लोगों से हार्ड वर्क होने से रहा, ओनली दूसरों का माल उड़ाना और फ़ायदा उठाना, बस यही जानता है ये सब। फ्रांसिस ने असली फाइल प्रभात को लौटाते हुए कहा। लेकिन तुमको कैसे मालूम कि फाइल ज़रूर चोरी होगी? प्रभात अभी भी उलझन में था। रॉकी समझता है वो ज़्यादा क्लेवर है, पर हम उसका फ़ोन को हैक कर लिया है और अब वो रवि से जो भी बात करता है सब हमको ऐसे चुटकी बजाते मालूम हो जाता है। फ्रांसिस ने उसे पिछली शाम की रवि और रॉकी की रिकॉर्डिंग सुनाई। इसे तो सूरज बाबू को देना चाहिए, कहते हुए फ्रांसिस के साथ प्रभात उछल आया जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। प्रभात के चेहरे पर खुशी देखकर भानु और रवि को लगा कि शायद उसे फाइल की चोरी वाली बात अभी तक पता नहीं चली है। वेलकम मैनेजर साहब, रवि ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा तो प्रभात मुस्कुराया। थैंक यू मिस्टर अकाउंटेंट। रवि उसकी यह बात सुनकर तिलमिला उठा। तेरी तो सारी हेगड़ी मैं मैनेजर बनते ही निकालूंगा कमीने, वह बोला तो भानु ने उसे धमकाया। यहाँ तमाशा नहीं रवि, कंट्रोल योरसेल्फ। प्रभात गालियाँ सुनकर भी खामोश रहा और सूरज के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसे यूं कैबिन में जाता देख दोनों भाई हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। जाइए, अब आपका नंबर है मिस्टर अकाउंटेंट। अपनी औकात में रह साले, अभी तो असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर नहीं। रवि गुर्राया। वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, प्रभात ने कहा और जाने लगा। एक बात सुनता था समझे, ताश के सब इक्के रवि की जेब में हैं और अब उसे वो फेंकने जा रहा है उस रईस के आगे। फिर देखते हैं अगला मैनेजर कौन बनता है, तू या मैं। प्रभात उसकी बात अनसुनी करके सीधे मिस रोजी के पास जा पहुंचा था। मेरा इंतजार कर रही थी क्या? आज उसने हिम्मत जुटाकर पूरे आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नॉट एट ऑल, हु टोल्ड यू? रोजी साफ झूठ बोल गई। एक मैसेज मिला था शाम को ठीक 4:05 पर, प्रभात ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा, किसका? रोजी ने मासूमियत से पूछा। है एक लड़की, बड़ी प्यारी, मासूम, चंचल। ना बस बस बस। अगर वो लड़की मिलना चाहे तो? रोजी ने पूछा। बंदा हाजिर है, जहां जब भी बुला ले। वह उसके चेहरे पर नजरें गड़ाता हुआ बोला। ठीक है, तो फिर उसे लिफ्ट दे देना आज शाम, उसकी स्कूटी खराब है। वह बोली तो प्रभात को बारिश वाली शाम की बात याद आई, जब सूरज ने फ्रांसिस के साथ मिलकर उसकी स्कूटी खराब कर दी थी। मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ मिस रोजी।
बस चुपचाप सुनिए और अगर थप्पड़ मारने का मन करे तो शाम को मिलकर मार लीजिएगा। क्यों, यहाँ थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है क्या? रोजी ने आसपास देखते हुए पूछा। 2-4 जोड़ी आंखें उन्हीं को देख रही थी। होने वाले मैनेजर को अगर थप्पड़ मारेंगी तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है मिस, प्रभात ने उसे डराया। अब जाइए मिस्टर मैनेजर, शाम को कन्फेशन कीजिएगा, वो भी चर्च में, रोजी ने उसे भगाते हुए कहा। ठीक है, जैसा आप कहें। वह अपने कैबिन में चला गया। मैं चाहता हूँ इस इवेंट के जरिए हम अपने कस्टमर्स को यह फील करवाएं कि जन्नत का दूसरा नाम गैलेक्सी है। मसूरी में कदम रखने वाला हर कोई हमारे होटल को चूज करे, इसलिए इसे सबके लिए अफोर्डेबल बनाना है हमें, और यही मैसेज हम अपने गेस्ट को डिलीवर करेंगे। वीआईपीज़ के लिए खास इंतज़ाम और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी एक्टिविटीज़ का प्रोविज़न होना चाहिए। सर प्लीज़ हैव अ लुक, ये कुछ डिज़ाइंस हैं, अगर आप इनमें से कोई अप्रूव करें तो हम इवेंट हॉल को ऐसे डेकोरेट करवा सकते हैं। रोजी ने अपने बनाए हुए कुछ डिज़ाइंस दिखाए। ये इंडो वेस्टर्न का फ्यूजन वाला डेकोरम फार बेटर है। सूरज ने कई डिजाइन्स में से एक पसंद किया। तो फिर इसी पर काम शुरू कर देते हैं। प्रभात और फ्रांसिस अन्य लोगों के साथ काम पर लग गए थे। लिली और रोजी बाकी परफॉर्मर्स के साथ अपने कॉस्ट्यूम सिलेक्शन करने में व्यस्त थी। प्रभात बार बार घड़ी देख रहा था। 8 बज रहे थे। लिली ग्रीन रूम से बाहर आई तो प्रभात उसे दिखा। मिस रोजी को बोलो मैं वेट कर रहा हूँ। बट वाई? लिली ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाने के लिए। सिली गर्ल, प्रभात ने मुंह बिगाड़ा। अरे उन्हें ड्रॉप कर वापस आना है, और भी तैयारियां बाकी हैं यहाँ पर। ओके ओके, बट आज उसको क्लियर कट अपने दिल का बात बोल देना, लिली ने प्रभात को एडवाइस दी। वह जैसे ही पलटी रोजी उसके सामने थी। क्या लेसन पढ़ा रही हो लिली? उसने शरारती मुस्कान से पूछा। वो तुमको प्रभात बताएगा अकेले में, लिली ने कहा और दोनों को बाय करके जाने लगी। फ्रांसिस उसे लेने जो आ गया था और अब प्रभात को दूर से ऑल द बेस्ट वाला इंडिकेशन दे रहा था। रोजी उसका मतलब समझ मुस्कुराई और प्रभात की बाइक पर आ बैठी। कहाँ चलें? प्रभात ने रास्ते में पूछा। अगर तुम्हें कन्फेशन करना है तो चर्च, नहीं तो किसी और जगह, वह जवाब में बोली। प्रभात ने उसके घर के पास वाले चर्च की तरफ गाड़ी घुमाई। लगता है कोई बड़ा क्राइम किया है तुमने। चर्च में प्रभात को सीरियस देख रोजी को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। बड़ा या छोटा इसके बारे में तो गॉड ही निर्णय करेंगे, पर अपराध तो हुआ है और मैंने जानबूझकर किया है। प्रभात ने पवित्र क्रॉस की तरफ देखते हुए कहा। आई कांट बिलीव कि तुम कोई क्राइम कर सकते हो, रोजी ने भरोसा जताया। बस इसीलिए तो वो ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। अब प्रभात की आंखें नम हो रही थी। इट्स इम्पॉसिबल। रोजी उसे अवाक देखने लगी, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो। ऐसे मत देखिए, मैं आज यही कहने आपको यहाँ लेकर आया हूँ। प्रभात ने नजरें घुमा ली और क्रॉस की तरफ देखने लगा। लुक एट मी प्रभात, क्या किया है तुमने? रोजी ने पूछा। उसे बहुत उलझन हो रही थी। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। उस शाम जब हम लिली का जन्मदिन मना रहे थे तो मैंने सूरज सर और फ्रांसिस की मदद से आपकी स्कूटी के वायर्स निकलवा दिए थे। रोजी को एक तेज करंट लगा। हाउ डेयर यू! उसका ऐसा नेगेटिव रिएक्शन देखकर प्रभात संभला। मैंने ये सब इसलिए किया मिस रोजी, ताकि तुम एक अकेली लड़की का नाइट में फायदा उठा सको। हाउ चीप!
रोजी का हाथ हवा में लहराया और एक करारा थप्पड़ प्रभात के गाल से आ टकराया। रोज की तरह आज रात भी रवि विलायती परी के साथ था, मगर कैसीनो में नहीं बल्कि रॉयल विला के ड्राइंग हॉल में, और अब स्कॉच पी रहा था। एक ग्रैंड पार्टी है हमारे होटल गैलेक्सी में, अगर तुम कंपनी देना चाहो तो। पार्टी का नाम सुनकर मार्था खिल गई। तुम तो जानते हो रवि, पार्टीज मेरी वीकनेस है, लेकिन है किस लिए? अब वो तो सरप्राइज है, लेकिन उसी पार्टी में मुझे यानी रवि को जीएम डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद होटल पर मेरा राज चलेगा। रवि ने उत्तेजित होते हुए कहा। आई एम ग्लैड फॉर सक्सेस रवि एंड वंस अगेन कांग्रेट्स। मार्था उसके नज़दीक सरक आई और अब दोनों सोफे पर बहुत नज़दीक थे। अभी वह उसके और नज़दीक आती कि रवि ने गिलास रखकर उसे एक हाथ से साइड किया। लेट इट बी, अभी तुम्हारा निक रोने लगेगा। आई गेस यू आर हर्ट रवि, बट इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं। मार्था ने उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, पर रवि आज बेहद गुस्से में था। बटन वापस बंद करते हुए वह बोला, नो, आज मूड नहीं है रवि का। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो ये ज़रूरी तो नहीं। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, सर्वेंट नहीं। लेकिन निक अब ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर द लास्ट नाइट, मार्था बोली। रवि एक बार जो ठान लेता है वही करता है, याद रखना। और सुनो, आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि रवि क्या चीज़ है। तुमने अभी तक वो मर्द देखे हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे कदमों में बिछ जाते हैं, पर रवि उनमें से नहीं है। वह अभी भी गुस्से में था और उत्तेजित स्वर में बोल रहा था, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू रवि। और जानते हो, जब तुम विल्सन का चंगुल से निक को निकाल लाया तो तुमने मार्था को खरीद लिया। जो काम बॉब के पाले हुए खतरनाक लोग नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। आई विल नेवर फॉरगेट योर फेवर। मार्था ने उसे मनाते हुए कहा, अभी तुम रवि से वाकिफ नहीं हो। एक बार रवि जिस चीज पर हाथ रख देता है वो रवि की हो जाती है। इसका नमूना तुम गैलेक्सी में देखना, और हाँ, वहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत चेहरा रवि की नज़रों से होकर गुजरा है। उसने आंखों में चमक भरते हुए कहा तो मार्था ने उसे जलती निगाहों से देखा। ये तो तुमने कल भी बोला था रवि, लेकिन तुम कब सच बोलते हो कब झूठ कुछ पता नहीं चलता। मार्था ने हंसते हुए कहा, हंस लो अभी, कल तुम्हारा ये घमंड टूट जाएगा। इस बार रवि ने उसके नर्म चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, कैसा घमंड? अब वह भी कटु स्वर में बोली, यही, ये जो अपनी खूबसूरती और इस गोरी चमड़ी पर तुम्हें जो नाज है ना, और जिसके सहारे रवि को गुलाम बनाया है, वो घमंड। इस बार रवि ने थोड़ा मक्खन लगाया। तो तुम एग्री करते हो रवि कि तुम मेरे गुलाम हो? वह रवि की उंगलियों को अपनी गर्दन के नीचे ले जाती हुई बोली, कभी कभी ऐसा लगता है जब तुम मुझे ऐसे बहकाती हो। रवि उसके नज़दीक आया और उसके चेहरे पर झुका। उसके हाथों का कसाव मार्था की पीठ पर बढ़ गया था और दोनों अब खुद को तैयार कर रहे थे। दोनों के बीच कोई नहीं था और अगले पल जो होने वाला था उसे सोच दोनों रोमांचित हो रहे थे, पर शायद उनके सितारे गर्दिश में थे। जहाँ वे लोग बैठे थे उसके ठीक ऊपर की तरफ एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए थे। एकाएक पर्दा हिला और कोई बड़ी सी चीज़ कांच को तोड़ती हुई एक तेज आवाज़ के साथ अंदर आई और एक जोर का धमाका हुआ। बाप रे बाप, दो धमाके। एक धमाका रवि की लाइफ में तो दूसरा धमाका प्रभात की जिंदगी में। अब क्या होगा रवि और मार्था का? और प्रभात, क्या वो सह पाएगा रोजी की नफरत जो उसे थप्पड़ के रूप में मिली है? खैर, जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम उससे मांगते हैं। आप तो बस दुआ कीजिए कि प्रभात जैसे भले इंसान की लाइफ में कुछ बुरा ना हो।
और अनुमान तो लगाइए कि किसने किया है रवि की लाइफ में ये धमाका। फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।